यहाँ अंदर जो है एक मकबरा है, टूटा फूटा मकबरा, जिसे सुल्तान बलबन के मकबरे के नाम से जाना जाता है। और उसी मकबरे के साथ में कब्र है, जहाँ जो है जिसके बारे में कहा जाता है कि उसमें से खुशबू निकलती है। तो उमूमन जब हम यहाँ नाइट वॉक कराते थे तो लोगों को बहुत डराते थे ले जाके कि तो लोग बड़े मतलब बहुत दंग रह जाते थे ये देखकर कि कब्र के अंदर से खुशबू निकल रही है, ये कहाँ से आ रही है। तो फिर जब वॉक खत्म होती थी तो मैं बताता था कि एक बुज़ुर्ग हैं वो आकर लगाते हैं तो वो फन होता था, वो बहुत अच्छा। आप लगवाते थे? नहीं, मैंने कभी नहीं लगवाया। हाँ, मैंने कभी कई बार उसमें से उठाकर अपने ज़रूर लगा लिया है। वो बहुत खूबसूरत उस पर कैलीग्राफी हो रखी है। तो जो सुल्तान बलबन है उनका मकबरा है पर कब्र नहीं है। उसी मकबरे के बाजू में जो है वो कब्र आज तक मौजूद है और उसमें जो दफन है वो है शहज़ादा मोहम्मद, और उनका नाम शेर खान भी है और उनको एक लक़ब मिला हुआ है, टाइटल खाने शहीद। तो मैं कई बार जब ये मैं वॉक करा रहा होता हूँ या बीच में होता हूँ या सोच रहा होता हूँ इस वॉक के बारे में, तो बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं कि यहाँ पे इतने किरदार हैं, इतने ज़्यादा किरदार हैं, आप किस किस का जिक्र करेंगे। तो अब वहाँ तो जा नहीं सकते पर उनके बारे में हम बात ज़रूर कर सकते हैं। सुल्तान बलबन जो हैं, अब जैसे ही जो ये जगह महरौली है, जो पुराने जो लोग थे वो इसकी अहमियत जानते थे और अक्सर जो है कहा जाता है कि यहाँ की मिट्टी ले जाते थे क्योंकि ये जो जगह है ये बुलाती है और ये मुकद्दर जो है वो संवार देती है ये जगह। एक ज़माने पहले किसी ने कहा कि जो हज़रत सुलेमान हैं उनका तख्त जो है वो महरौली के जो पहाड़ है उसके ऊपर से जो है वो गुज़रा था और एक फ़कीर बच्चा था और बाद में जाकर जो है वो सुल्तान हो गया। जैसे ये जो बच्चा है जिसका हम जिक्र कर रहे थे, ये बुखारा में कहीं मध्य एशिया के किसी शहर में ये घूम रहा था अपने पीठ पर बोझा रखकर और सामने से जो है एक दरवेश आ गए। अब दरवेश जो हैं उनको आप तसव्वुर कैसे करेंगे कि लंबी लंबी जुल्फ़े दराज हैं उनकी और जो है लंबी दाढ़ी है, खिचड़ी दाढ़ी है उनकी अधपकी और लंबा सा उन्होंने चोगा पहना हुआ है, पैबंद लगे हुए हैं, हाथ में कसा है उनके और एक झोली उन्होंने ली हुई है। तो वो उस बच्चे के सामने रुके और उससे कहने लगे कि ए तुर्कक, ये जो लफ्ज़ है ये तुर्की ज़बान में मैं सही से प्रनाउंस नहीं कर पाता इसको, ये भद्दे से है इसकी मुराद, क्योंकि वो जो बच्चा था वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत नहीं था देखने में। तो वो जो लड़का है वो नीचे झुक गया अपना बोझा रख के और कहने लगा कि हुक्म है गरीब परवत। तो ये जो दरवेश थे उन्होंने कहा कि जाओ मुझे सामने से जो है वो जो फल बिक रहा है वो ला कर दे दो। तो ये जो बच्चा था वो अपने इसके पास जितने भी पैसे थे ये गया और वो फल लाकर जो है इसने उन दरवेश को दे दिया। तो ये जो दरवेश थे वो इससे बड़ा खुश हुए और उन्होंने कहा कि जा मैंने तुझे हिंद की सल्तनत अता की। और ये जो लड़का था इसने भी जो है दुआओं में हाथ उठा लिया और कहा कि मैंने कबूल की। अब ये बात वहीं ख़त्म हो गई। सुल्तान अल्तमश का ज़माना था यहाँ पे और सुल्तान अल्तमश जो हैं उनको कहा जाता है कि असल में जो दिल्ली सल्तनत की जो बुनियाद है वो उन्होंने डाली है और उनको सबसे काबिल जो सुल्तान हैं उनका जो है उनको मर्तबा मिला हुआ है। मतलब कोई ही होगा जिसने सुल्तान अल्तमश को कभी क्रिटिसाइज़ किया, क्योंकि सुल्तान अल्तमश जो थे वो बड़े फ़कीर किस्म के सुल्तान थे।
सुल्तान अल्तमश की ही बेटी थी, सुल्तान रज़िया। और सुल्तान ने तकरीबन अपने 18 लड़कों को जो है दरकिनार करके अपनी बेटी को जो है वो दिल्ली सल्तनत का वारिस जो है वो घोषित किया था। तो अब आप इसमें सोचें इस बात पर कि जहां आज भी औरतों को अपने हक़ और हुकूक़ के लिए लड़ना पड़ता है, वहीं आज से तकरीबन 800 साल पहले एक सुल्तान ने अपने सारे लड़कों को दरकिनार करके एक लड़की के हाथ में जो है सुल्तानी की बागडोर थमा दी और उन लोगों के ऊपर बिठा दिया, वो तुर्क लोग जिनकी नाक बड़ी ऊंची होती थी, और वो इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाए, इसलिए आगे जाकर जो है सुल्तान रज़िया को कत्ल कर दिया गया। बहरहाल तो सुल्तान अल्तमश का ज़माना था और सुल्तान ने क्या किया कि अपने किसी को भेजा, मध्य एशिया से भेजा, या एक साहब थे जो वहाँ से जो है वो तकरीबन 100 गुलाम जो है वो ख़रीद कर लाए। तो उस ज़माने में गुलामों की ख़रीद फ़रोख्त जो है वो तो आम थी, और यहाँ गुलामों से मुराद है कि जो गुलाम होते थे उनके मर्तबे बड़े बड़े होते थे। जैसे अगर सुल्तान अल्तमश को ही अगर देखा जाए तो वो ख़ुद गुलाम थे, सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक को देखा जाए तो वो भी गुलाम थे। तो गुलामों को बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती थी, उनको जो है फ़लसफ़े सिखाए जाते, राजनीति सिखाई जाती थी, तलवारबाजी, भाला फेंकने की जो कला है या तलवारबाजी है, ये सारी चीज़ों में जो है वो एकदम निपुण होते थे। और अक्सर जो है जो सुल्तान होते थे वो अपने ग़ुलामों से मुतासिर होकर, प्रसन्न होकर, वो अपनी बेटियों का ब्याह भी जो है उनसे करा देते थे। जैसे सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक जो हैं, उन्होंने अपनी बेटी कुतुब बेगम का जो ब्याह है वो सुल्तान अल्तमश से कराया, और सुल्तान अल्तमश की बेटी जो रज़िया हैं उनके नाना लगे कुतुबुद्दीन ऐबक। तो बहरहाल सुल्तान अल्तमश के ज़माने में 100 गुलाम यहाँ आए, दिल्ली आए, महरौली, और जिसमें से 99 गुलाम जो हैं जब दरबार में हाजिर हुए थे, मतलब 100 गुलाम, तो उनमें से 99 गुलाम जो हैं वो हज़रत सुल्तान ने जो है वो पसंद किए और वो ख़रीद लिए। अब एक गुलाम रह गया, यही वो लड़का था जो वहाँ उस दरवेश से मिला था। तो जब सब जाने लगे तो ये जो लड़का था उसने कहा कि सुल्तान आली, आप ये बताएं कि आपने ये गुलाम किस लिए ख़रीदे? तो सुल्तान आली फरमाते हैं कि मैंने ख़ुद के लिए ख़रीदे। तो ये जो लड़का है वो कहता है कि मुझे ख़रीद लें खुदा के वास्ते, आपने 99 जो हैं वो अपने लिए ख़रीदे हैं, मुझे आप खुदा के वास्ते ख़रीद लें। तो सुल्तान जो है वो इस बात को जो है वो दरकिनार नहीं कर पाया, उन्होंने जो है उसको ख़रीद लिया। अब उस गुलाम की हैसियत के मुताबिक जो है उसको सक्के वाला काम दिया, जो भिश्ती होते हैं पानी वाला, कि आप महल सरा में पानी जो है वो सप्लाई करेंगे। अब एक रोज़ जो है सुल्तान आली के जो ज्योतिष थे उन्होंने जो है सुल्तान आली को ये बात बताई कि जो आपने जो 100 गुलाम ख़रीदे हैं उनमें से एक गुलाम जो है आगे जाकर आपके ख़ानदान का तख्ता पलट करेंगे। तो उसके जो चिन्ह हैं कि वो कैसा लगता है वो जो है वो बनवाया गया, और इन 100 गुलामों की पहचान परेड हुई। अब आप किस्मत ये देखें कि जिस रोज़ ये पहचान परेड हुई है, अब क्योंकि हैसियत के मुताबिक ये जो गुलाम था, ये लड़का, इसको सबसे पीछे खड़ा किया गया क्योंकि ये भिश्ती था। तो जब तक इसका नंबर आता तब तक देर हो गई। तो इसके आगे पीछे के जो गुलाम थे उन्होंने जो है जब उनको भूख लगी तो इसको बाज़ार भेज दिया। तो ये जहाँ जहाँ जिस नान बाई की दुकान पर गया वो बंद थी, और इस वजह से जो है इसको देर हो गई। अब क्योंकि इसकी नौकरी ना चली जाए तो इसके आगे पीछे वाले जो गुलाम थे उन्होंने 2 रुपये दे के किसी दूसरे शख्स के को जो है इसकी मश्क इसके कंधे पर डाल के वहाँ खड़ा कर दिया। और जब पहचान परेड हुई तो 100 में से 100 जो लोग थे वो चिन्ह मिले नहीं। आगे जाकर यही जो लड़का है वो गयासुद्दीन बलबन बना, पहले ये अहदी बना, इसने भिश्ती वाला काम छोड़ा, अहदी बना जो पैदल सिपाही होते हैं, फिर ये घुड़सवार हुआ, और फिर उसके बाद ये सरखेल हुआ। तो एक घुड़सवार जो होता है उसके अंडर में आसपास कई अहदी आते हैं, पैदल सिपाही आते हैं। फिर जो एक सरखेल होता है उसके अंडर में जो है बहुत सारे घुड़सवार आते हैं, और उनके अंडर में पैदल सिपाही आते हैं, और फिर बाद में जाके मलिक हुआ, फिर खान हुआ। और अगर कभी आप लोगों ने इतिहास में पढ़ा हो कि सुल्तान अल्तमश के ज़माने में एक 40 तुर्कों का एक दल था जिसे तुर्कान चहलकानी जो है वो कहा जाता था, तो ये उस दल में शामिल हुआ और बाद में अपनी काबिलियत के दम पर उस दल का मुखिया हो गया, और फिर इतना बड़ा हो गया कि ये सुल्तानों को बनाने वाला कहा जाने लगा। सुल्तान रज़िया की हुकूमत इसने देखी, सुल्तान रज़िया के भाई बहराम शाह की हुकूमत देखी,
और बाद में सुल्तान मसूद की जो हुकूमत है वो देखी, और आखिर में जो है इसने सही मौका देखकर सुल्तान अल्तमश के वारिस का जो है तख्ता पलट कर दिया और ख़ुद जो है गयासुद्दीन बलबन के नाम से तख्त पर विराजमान हो गया। ये जो वक्त है जब ये बैठा है ये 1266 का है। 1266 से लेके 1286 के दरमियान इसने हुकूमत की है। अब आ जाएं कि वो कब्र से निकलने वाली खुशबू में जो शहज़ादा है वो कौन है। वो जो शहज़ादा है वो इन्हीं का बेटा है। और कहीं ना कहीं जो अगर आप इतिहास को पीछे जाकर पढ़ें या जानें तो आप ये पाएंगे कि मंगोल जो हैं उन्होंने मध्य एशिया का कोई ऐसा शहर नहीं था जिसको छोड़ा हो। और कभी अगर आप मंगोलों के बारे में पढ़ें तो उनके बारे में लोग लिखते हैं कि मतलब उनसे ज़्यादा अत्याचारी कोई नहीं था। उन्होंने ना बच्चों को छोड़ा, ना बुज़ुर्गों को छोड़ा, ना जानवरों को छोड़ा। जिस तरीके से जंग के कुछ कायदे कानून होते हैं जिसमें जो है उन्होंने उनका बिल्कुल पालन नहीं किया। और पर दिल्ली के ही सुल्तान थे जिन्होंने कभी मंगोलों को हिंदुस्तान को लूटने नहीं दिया। अब सुल्तान बलबन का जो ये बेटा था शेर खान, उसको जो है ये जिम्मेदारी दी गई कि दिल्ली सल्तनत की जो सरहद है मुल्तान, वहाँ जाकर जो है आप इसकी हिफाजत करेंगे। इनके साथ जो है इनके दोस्त थे जिनका नाम था हज़रत अमीर खुसरो। तो हज़रत अमीर खुसरो तब तक उतने मशहूर नहीं हुए थे। ये इनकी आप कह लें कि पहली नौकरी आप कह लें उस शहज़ादे के साथ। तो ये दोस्त भी थे शहज़ादे के और सिपाही भी थे। तो अक्सर जो है लोग कहा करते थे हज़रत अमीर खुसरो को देखकर कि जब ये घोड़े पर बैठे होते हैं और जंगे मैदान में जाते हैं तो एक हाथ में किताब होती है और एक हाथ में जो है वो तलवार होती है। सच में तो खैर क्या ही होती होगी, ये किसी इंसान को जो है वो डिस्क्राइब करने वाली बात है। तो मंगोलों के बीच में और हिंदुस्तानी जो सेना है उनके बीच में जो है लड़ाई हुई और ये कहा जाता है कि वो लड़ाई हम हिंदुस्तानी जीत तो गए पर जो शहज़ादा है वो शहीद हो गया और हज़रत अमीर खुसरो को जो है वो कैद कर लिया गया। हज़रत अमीर खुसरो किसी तरीके से उस कैद से निकल कर आए और उस शहज़ादे की जो उसका पार्थिव शरीर था उसको पैसा देकर जो है वो लिया गया। तो जब हज़रत अमीर खुसरो वापस दिल्ली दरबार में हाजिर हुए तो बलबन जो सुल्तान बलबन है उन्होंने उनसे पूछा कि आप बयां करो कि किस तरीके से मेरे शहज़ादे को शहादत नसीब हुई। अब क्योंकि उन्हें तूतिए हिंद बोला जाता है हज़रत अमीर खुसरो को और उनकी ज़बान इतनी ज़्यादा शीरीन थी कि मतलब लोग उनके कायल हो जाते थे। तो उन्होंने जो है बयान किया एक तराना अंदाज में कि किस तरीके से कैसे कैसे तीर जो हैं उनके जिस्म से पार हो गए, भाले और तलवार जो है उनके जिस्म को जो है वो छूकर निकल गई। तो ये सुनकर जो है बलबन जो है वो सुल्तान तो थे पर बाप भी थे, जवान बेटा खोया था, वो रोने लगे और तख्त से नीचे गिर गए। और ये देखकर पूरे दरबार में जितने दरबारी थे वो रोने लग गए। ये कहा जाता है कि ये 1286 का वाक़या है और उसी दरमियान जो है सुल्तान बलबन की तबीयत ख़राब हो गई और फिर वो भी परलोक से जा गए। उनको वहाँ एक महल में दफनाया गया जिसे दारुल अमन जो है वो बोला जाता है। बाद में 14वीं सदी में फिरोज शाह तुगलक ने उस मकबरे में जो है चंदन के किवाड़ें जो है वो लगवाई थी। ऐसा जो है वो एक बहुत मशहूर मुसाफिर इब्ने बतूता ने जो है अपनी किताब में लिखा है। अब वो सुल्तान आली की तो कब्र के अब नामो निशान नहीं है, सिर्फ मकबरा जो है वो बचा हुआ है, दीवारें हैं, गुंबद भी गिर गया है, पर जो वो कब्र है उस शहजादे की, खान शहीद की, वो आज भी वहीं बरकरार है।